गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 1 दिसंबर और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। आज हम लोग करेंगे एडिटोरिया बिहार स्पेशल के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता, बिहार में न्यायपालिका और साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का प्रश्न उत्तर। और ये प्रश्न उत्तर संबंधित रहेगा बिहार की राज्य व्यवस्था से। दैट मीन्स आज बिहार की राज्य व्यवस्था चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब 2 या 3 दिन में आपको एडिटोरिया बिहार स्पेशल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य बीपीएससी में पूछा जा सकता है उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राज्य की महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। इस आर्टिकल को जरूर याद रखेंगे, ये प्रश्न में पूछा भी गया है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। महाधिवक्ता राज्य सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है तथा बोल सकता है। सदन में उसे मताधिकार का अधिकार नहीं है। दैट मीन्स कि कोई भी महाधिवक्ता विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन में जाकर बैठ सकता है, बोल सकता है, उसके बाद विधि से संबंधित सलाह दे सकता है। लेकिन जब मताधिकार की बात आएगी तो मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया है महाधिवक्ता को भारतीय संविधान द्वारा। तो ये था महाधिवक्ता। अब अगला देखते हैं हम लोग बिहार में न्यायपालिका। बिहार में न्यायपालिका की बात करें तो बिहार में न्यायपालिका उच्च न्यायालय है। उसके बाद इसके अधीन जो है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय और जिला एवं सत्र न्यायालय के नीचे आप देखेंगे तो सब डिवीजन, जिसको कि अनुमंडल न्यायालय सब डिवीजन स्तर पर है। तो इस तरह आप देखेंगे बिहार में न्यायपालिका का डिवीजन किया गया है विभिन्न स्तरों पर। और अब हम लोग एक एक कर सारे न्यायालय को देखेंगे। हाँ, यहाँ पर एक और आपको बता दें, इसका एक हायरार्की भी आपको ज्यादातर बिहार एसआई में पूछ लेगा। तो इस हायरार्की को आपको बता देते हैं। टोटल उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के नीचे जो है आपको अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय भी आता है। और उसके नीचे जिसको कि हम अनुमंडल न्यायालय बोल रहे थे, इसी को सहायक सेशन जज भी बोला जाता है। इनको चलाने के लिए एक तरह से कहें कि होता है सहायक सेशन न्यायालय या जज। उसको चलाने के लिए सब ऑर्डिनेट जज, और फिर उसके नीचे होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, और इसके नीचे होता है मुंसिफ। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे न्यायालय में न्यायिक अहार्ता में सबसे नीचे कौन होता है? तो मुंसिफ होता है। कौन सा? मुंसिफ होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं या देखते हैं उच्च न्यायालय।
उच्च न्यायालय की बात करें तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में इसके बारे में वर्णन है। आर्टिकल 214 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये कहा गया है आर्टिकल 214 में। वर्तमान में 25 न्यायालय है, उच्च न्यायालय। अगर हम बिहार की बात करें तो राज्य की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय पटना है। पटना उच्च न्यायालय का गठन भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। कहीं कहीं आपको 9 फरवरी भी देखने को मिलेगा, लेकिन आप 3 फरवरी याद रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैप्सकैमियर थे। तो ये आप सी कैमियर नाम याद रखेंगे, क्योंकि ऑप्शन में ज्यादातर यही रहता है। सी कैमियर आपका प्रश्न बन जाएगा। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन हैं। उच्च न्यायालय पटना में मुख्य न्यायाधीश सहित 29 न्यायाधीश हैं तथा 14 अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके सलाह पर? तो राज्यपाल के सलाह पर, राज्यपाल के परामर्श पर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। तो शपथ जो है वो राज्यपाल द्वारा दिलाया जाता है। वहीं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता की बात करें तो उनके लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो अथवा वह उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। ये इनके लिए एक योग्यता निर्धारित की गई है। उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रह सकते हैं। ये भी इसमें वर्णन किया गया है इनकी योग्यता में। योग्यता या नियुक्ति संबंधी जो आर्टिकल है ये 217 है। आर्टिकल 217 में इसका वर्णन किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां। क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां की बात करें तो इनका क्षेत्राधिकार प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार संसद एवं विधानमंडल आदि के संबंध में विवादों की प्रथम दृष्टीय सुनवाई का अधिकार प्रारंभिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसका वर्णन जो है किया गया है 225 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। वहीं रिट क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है, ये कहा गया है अनुच्छेद 226 में। और आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि रिट संबंधी क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय दैट मीन्स सर्वोच्च न्यायालय का किस अनुच्छेद के तहत आता है। आगे देखते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है। यहाँ राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई होती है। किसी डिस्ट्रिक्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया है तो उसके विरुद्ध वह व्यक्ति उच्च न्यायालय आ सकता है। इसको अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समझा जाता है। पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय इसके तहत अपने अधीनस्थ न्यायालयों की गतिविधियों की समीक्षा कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति, पदोन्नति आदि का अधिकार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। वहीं
उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अभिलेख एवं साक्ष्य के तौर पर रखा जाता है। उच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना के आधार पर दंड देने का अधिकार होता है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये भी है उच्च न्यायालय के पास। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों एवं कार्यकारी अधिकारों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। ये उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब आगे देखते हैं हम लोग बिहार के न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के बाद जिला एवं अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से अनुच्छेद 233 के तहत किया जाता है। ये डाटा आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे। और जैसा कि हम ऊपर ही बता चुके हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों के अंतर्गत जिला न्यायाधीश और उसके बाद सत्र ये सब पूरा आता है। आगे हम लोग देखते हैं प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार को एक प्रशासनिक विभाजन किया गया है। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव जो है ये प्रशासनिक का सबसे उच्च अधिकारी होता है। इस तरह का प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे। सबसे कार्यकारी अधिकारी सबसे टॉप पे होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। प्रमंडल स्तर पर आयुक्त होता है, जिला स्तर पर जिलाधिकारी, अनुमंडल स्तर पर एसडीओ और प्रखंड अंचल स्तर पर बीडीओ और सीओ होता है। अंचल अधिकारी अंचल पे और प्रखंड विकास पदाधिकारी ये प्रखंड स्तर पर होता है। प्रशासनिक रूप से प्रशासन की दृष्टि से राज्य का प्रशासनिक प्रधान मुख्य सचिव होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है। मुख्य सचिव का समस्त विभागों पर नियंत्रण होता है। मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है और मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक का प्रबंधन करता है। तो ये था प्रशासनिक अधिकारी ऊपर से नीचे अंचल पदाधिकारी तक। अब जो है हम लोग देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024, ये करंट अफेयर्स के अंतर्गत है, इसको करंट अफेयर्स में कर लेंगे। उसके बाद विधानसभा में जो है स्थिति क्या है, किसको कितना सीट है, ये भी करंट अफेयर्स का मुद्दा है, इसको भी छोड़ देते हैं। अब हम लोग देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में जितने भी हम लोग प्रश्न एडिटोरिया के अंतर्गत पढ़े हैं चैप्टर पॉलिटी का, बिहार की राज्य व्यवस्था, उसका सारा प्रश्न उत्तर अब हम लोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसको हमने प्रारंभ में पहले भी जब हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रश्न किए थे तो हमने कहा था कि ये जो इनबॉक्स दिया है इसको आप लोग पॉज करके जरूर पढ़ लेंगे, इससे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप लोग इसको पॉज करके पढ़ लेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर का है। आगे है प्रश्न, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? ये राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के मुद्दों को लेकर इस्तीफा दे दिया था। आगे है बिहार के छपरा निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 2004 में कब रद्द किए गए और पुनः मतदान किया गया? तो ये हालांकि करंट का प्रश्न है, इसको छोड़ ही देते हैं। आंसर है 10 मई से 31 मई। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर, और ये प्रश्न है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया?
तो ये 25 सितंबर 2020 को, ये भी जो है करंट का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। अगला है बिहार के अंतिम विधानसभा चुनाव में किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ? तो ये भाजपा को हुआ था। आगे है, ये भी पुराना प्रश्न है। अगला है बिहार में फरवरी, इसको भी छोड़ देते हैं, 2005 का प्रश्न है। अगला है, इसको भी छोड़ देते हैं, 2000 आगे है। हाँ, लेकिन ये याद रखेंगे जरूर कि जिस तरह से ये प्रश्न पूछा गया है करंट अफेयर्स में, अभी वर्तमान में कितना जेडीयू को, बीजेपी को, राजद, लोजपा, कांग्रेस को सीट मिला है, उन सब को आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इस सीक्वेंस में भी ध्यान में रखेंगे। और प्रश्न प्रीवियस ईयर बनाने का ये भी ध्येय होता है कि किस पैटर्न पे प्रश्न पूछा जाता है उसकी जानकारी लेना, और साथ ही साथ अगर किसी प्रश्न को रिपीट करता है तो उसका आंसर सही से इजी रूप से कर पाना। आगे देखते हैं प्रश्न। अगला है बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए इनसे पूछा गया है। इस तरह सुशील मोदी से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि उनका निधन हाल ही में हुआ है। 1995 की समाप्ति, इसको भी छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? इसके बारे में हम डिटेल्स में भी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। तो इसके जयराम दास दौलतराम इसके राज्यपाल जो है पहले राज्यपाल थे स्वतंत्रता के पश्चात। उनका कार्यकाल कब से कब था, इसको आप लोग फौज करके पढ़ लेंगे। अगला है प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं? तो ये 96 का प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। वर्तमान में कितने हैं, तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है आप इसको पढ़ लेंगे। अगला है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? ये 2006 में किया गया। इसके बारे में भी हम कल के में ही पंचायती राज व्यवस्था को बताए हैं। अगर नहीं देखें आप लोग वीडियो तो जाकर जरूर देखें कल का, दैट मीन्स 30 नवंबर का वीडियो। अगला है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो ये 1913 में बुलाई गई थी। ये प्रश्न रिपीट हो सकता है पुनः, तो इसको डिटेल्स में पढ़ लेंगे। अगला है बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो ये रांची झारखंड का राजधानी बना। अगला प्रश्न है झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजन किया गया? तो ये 2000 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2011 में बिहार और उड़ीसा नए प्रांत का निर्माण व नेतृत्व किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व प्रदान किया था, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है बिहार की स्थापना कब की गई? तो बिहार की स्थापना 1912 में की गई थी। अगला प्रश्न है किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक किया गया? तो 1936 में। ये सब प्रश्न रिपीट हो सकता है तो जरूर ध्यान में रखेंगे। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया है? देखिए ये रिपीट हो चुका है 2022 में। तो पृथक कब हुआ है? 1936 में। अगला है लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा। चूंकि बिहार और उड़ीसा उस समय एक था इसलिए ऑप्शन में बिहार और उड़ीसा है तो आपको करना पड़ेगा। 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अभी त्यागपत्र है, उससे पुराना क्वेश्चन त्यागपत्र के बारे में पूछा है, फिर इसको रिपीट किया है। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है तो 4 है। कौन कौन सा है ये आपको पता होगा। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये
4 है, एक तरफ कौन सा है, नेपाल है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हालांकि ये ये प्रश्न 1999 में है, तो 4 इसका आंसर है। वर्तमान में जो है कितने हैं, 3 है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आगे है, इनमें कौन सा जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। रांची भी शामिल है, गोड्डा भी और बोकारो भी शामिल है। अगला है, बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्ष कौन करेगा, तो जो महिला आयोग की अध्यक्षता की बात है, तो इसको जो है दिया गया है कि इसका करेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें महिला अध्यक्ष की एक महिला करेगी, महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में। हालांकि 1996 की प्रश्न है, इसको छोड़ देते हैं। अगला है, बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष, ये राबड़ी देवी वर्तमान में भी है, तो इसको ध्यान में रखना है। इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहे हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अखलाक उल रहमान किदवई हैं, और इनके अलावा भी एक और व्यक्ति हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं, बता चुके हैं डिटेल्स में, तो वो कौन है आप लोग जरूर कमेंट्स में बताएंगे। अगला है, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था, तो महामाया प्रसाद सिन्हा, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो कोसी मगध से नहीं बहती है। इसको तो हालांकि ये संबंधित है आपको ज्योग्राफी से। अगला है, संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो संख्यात्मक रूप से संथाल है। बिहार की प्रमुख जनजातियों में संथाल, उरांव, गोंड, खरवार है। यद्यपि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथाल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनजातियों की साक्षरता 55.68% है। आगे देखते हैं, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य को बनाया गया, तो 45.85% भूभाग को मिलाकर बनाया गया। अगला प्रश्न है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए, तो 37 जिले रह गए, लेकिन वर्तमान में कितने जिले हैं, 38 जिले वर्तमान में हैं बिहार में। आगे है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों में से सीमाबद्ध था, तो ये 9 जिलों से सीमाबद्ध था, मतलब 9 जिलों से लगा हुआ था। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे, तो ये पूर्णिया और मानभूम पूर्णिया से जिले जो है कुछ भाग दिए गए थे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है, तो ये हालांकि ये प्रश्न बहुत पुराना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार और झारखंड के सह राज्यपाल है, ये 2000, ये भी पुराना प्रश्न है। अभी वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगला है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, तो वार्ड की संख्या वर्तमान में 75 है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगला है, बिहार लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है, तो 54 थी पहले, जब ये 1995 का प्रश्न है। वर्तमान में कितना है, 40 है। अगला है कि बिहार से लोकसभा सीट वर्तमान में कितना है, 40 है। अगला है कि बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 40 सदस्य जो है चुने जाते हैं। हाल ही में बिहार में कौन सा नया राज्य बना, तो बिहार से अलग होकर झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को।
अगला है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, तो 2000 में आया। झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो 2000 में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बनी, तो रांची बनी थी। अगला है रांची अभी वर्तमान में भी है। झारखंड राज्य स्थापित कब हुआ, 2000 में हुआ। अगला प्रश्न है इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो प्रथम राज्यपाल थे सर मैरिस गार्नियर हैलेट, ये प्रथम राज्यपाल थे। लेकिन आजादी के बाद कौन थे, ये जो है आपको पहले ही बता चुके हैं और ये भी पूछा गया है। अगला है प्रश्न बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना, तो कब बना, 1912 में। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से अलग हुआ कब, तो 1912 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, तो 1912 में पृथक हुआ। 49वां प्रश्न है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो 1912 में बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में जो है मनाया जाता है 22 मार्च को बिहार दिवस। अगला है प्रश्न एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था, तो 1912 में एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार अस्तित्व में आया था। अगला है 51वां नंबर प्रश्न ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, तो 1912 में। अगला है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे, तो इनमें से जो है आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी इसके सदस्य थे, तो ये आंसर हो जाएगा ई नंबर। कुल जो है 36 सदस्य चुने गए थे। अगला प्रश्न है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था, तो मोहम्मद यूनुस ने किया था, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद पुनः जो है श्री कृष्ण सिंह बने थे। अगला है प्रश्न आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना, तो बिहार एक अलग राज्य बना 1909 के अधिनियम के तहत। किसके तहत, 1909 के तहत। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1909 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको 1935 मानना पड़ेगा, क्योंकि 1935 अधिनियम के तहत 1936 में क्या किया गया, बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, इसलिए ये इसका आंसर ये माना जा रहा है। अगला है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो ये 1913 में बुलाई गई थी। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो 38 सीटें और जनजातियों के लिए 2 सीटें। अगला है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया, 2006 में। इसके बारे में डिटेल्स में भी चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न है इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था, श्री कृष्ण सिन्हा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। अगला है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया, तो 1942 में इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है रामविलास पासवान ने अपने राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल के रूप में शुरू किया था, तो इन्होंने शुरू किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं 63वां प्रश्न है मिलान करने के लिए बिहार के राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश, ये तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट मीन्स कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल उस समय थे 2022 में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के मुख्य चुनाव श्रीनिवासन। अगला है 64वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य
ने 6वें मंत्रिमंडल संसदीय संघ के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये बिहार ने किया था। ये 18 का प्रश्न है, पुराना प्रश्न है। अगला है जनजाति और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो मुंडा जमुई ये सही है। अगला है किस राज्य में पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ? तो ये तो महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है एस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है ये है आपको नौकरशाही का कार्य क्या है? तो ये उपयुक्त में से सभी है। प्रशासन चलाना, मंत्रियों की सहायता करना और सरकार के नीतियों को लागू करना, ये सारा है। अब एक और इम्पोर्टेंट तथ्य जिसको हमने ऐड किया है, ये हालांकि करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसमें जितने भी तथ्य हैं इसको पॉज करके आप लोग पढ़ लेंगे। अगर हम बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको जो है आप लोग जरूर एक बार पॉज करके पढ़ लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। ये टिक लगा हुआ जिसमें है चावल उत्पादन में शीर्ष 3 जिले, रोहतास सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करता है, उसके बाद औरंगाबाद, उसके बाद कैमूर। चावल उत्पादकता में, उत्पादकता पर हेक्टेयर में रोहतास पहले स्थान पर, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद औरंगाबाद। गेहूं उत्पादन में रोहतास पहले स्थान पे, कैमूर दूसरे और भोजपुर तीसरे स्थान पे। गेहूं उत्पादकता में खगड़िया पहले स्थान पे, बेगूसराय दूसरे, समस्तीपुर तीसरे। मक्का उत्पादन में अररिया पहले, ये जरूर डाटा याद रखेंगे क्योंकि पहले पूर्णिया था, वो चेंज हो चुका है। अररिया पहले स्थान पे, कटिहार दूसरे और पूर्णिया तीसरे। मक्का उत्पादकता में पर हेक्टेयर में अररिया पहले, कटिहार दूसरे, पूर्णिया तीसरे। दलहन उत्पादन में पटना पहले, औरंगाबाद दूसरे, नालंदा तीसरे। दलहन उत्पादकता में बेगूसराय पहले, नालंदा दूसरे और सिवान तीसरे स्थान पर है। गन्ना उत्पादन की बात करें तो पश्चिम चंपारण पहले, पूर्वी चंपारण दूसरे स्थान पे। गन्ना उत्पादकता में बेगूसराय पहले, समस्तीपुर दूसरे स्थान पे। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में, आम का दरभंगा में, केला का मधुबनी में। ये भी याद रखेंगे क्योंकि पहले हाजीपुर था और हाजीपुर जो कि वैशाली में है, ये दूसरे पे चला गया है। लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर, ये पूछा भी गया। आलू उत्पादन में पटना, पहले जो है नवादा पड़ता था, अब पटना हो गया है, ये भी ध्यान रख लेंगे। प्याज में नालंदा, बैगन में नालंदा और मछली में मधुबनी। इस डाटा को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे और ये डाटा सारे महत्वपूर्ण है। हो सकता है कॉपी कर लेंगे, ये 6 महीने में जितने भी बिहार में एग्जाम होगा उसमें पूछा जा सकता है। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।